I welcome you all on behalf of Fata University. I am Dr. Adil Rahim, your course instructor, and we are studying the subject of portfolio investment management. We will start with financial instrument chapter part B. Starting with this chapter, first of all, what are corporate bonds? Corporate bonds are those bonds which are typically issued by the companies when they are in need of money, and this life of this corporate bond start from 5 years to 30 years. Some of the largest companies of the world, global companies of the world like Coca-Cola, Disney, Microsoft, Apple, and other big brands even issue these corporate bonds for 100 years of maturity period. So these are issued by corporate companies at large sector, at a multinational level, at a global level when they are in need of money, and its maturity period is from 5 years to 30 years. There are several possible categorization in it. There are debentures which are unsecured debt, unsecured वो कर्जे जो आप वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आप एक कर्ज की सूरत में किसी को देते हैं लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं होते, उसे हम डिबेंचर कहते हैं। फिर सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स हैं, ये वो अनसिक्योर्ड, दे आर अनसिक्योर्ड एंड हैव लोअर क्लेम देन रेगुलर डिबेंचर। ये भी अनसिक्योर्ड डेप्ट होते हैं, कर्जे के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका क्लेम रेगुलर डिबेंचर जो ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे कम होता है। इनका क्लेम जो रेगुलर डिबेंचर है उनसे भी कम होता है, इतने इनसिक्योर्ड होते हैं, इनका क्लेम उनसे भी कम होता है। मॉर्गेज बॉन्ड्स, दे आर सिक्योर्ड बाय स्पेसिफिक एसेट्स। और मॉर्गेज बॉन्ड क्या होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं, ये वो आपके बॉन्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको एक खास स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट सिक्योर किया जाता है। जिस तरह आप बैंक से कर्जा लेते हैं घर बनाने के लिए, तो बैंक आपसे किसी प्रॉपर्टी के कागज ले लेता है, आपके किसी गोल्ड के कागज ले लेता है, आपके अगेंस्ट कोई ऐसा महंगा एसेट आपके अगेंस्ट उसके कागजात जब्त कर लेता है जिसके जरिए आपको बैंक लोन दे सके, उसको मॉर्टगेज कहते हैं। और इस तरह का बॉन्ड जिसमें आप कुछ चीज अपनी कीमती चीजों के कागजात बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या कंपनी को दे के कोई लोन लें, कोई कर्ज लें, उसको मॉर्टगेज बॉन्ड्स कहते हैं। इनकम बॉन्ड्स, these are those bonds which pay interest and principal based on income produced by specific assets. इनकम बॉन्ड्स कौन से होते हैं? ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कंटिन्यूसली आपको इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे। और अगर आपने 5 लाख का इनकम बॉन्ड खरीदे तो आपको सालाना 10% फॉर एग्जाम्पल आपको पे बैक मिल रहा है। तो 5 लाख पे 10% 50,000 रुपये सालाना आपको मिल रहा है। तो ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो आपको इनकम देते हैं लॉन्ग टाइम तक और रेगुलर देते हैं, और उस पर इंटरेस्ट भी लगता रहता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट से इंटरेस्ट अमाउंट मिल के ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है स्पेसिफिक एसेट्स पे। ये सब जो है ये वो कैटेगरीज हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की कैटेगरीज के अंदर आती हैं, ठीक है। लेकिन मेजर लेवल पे मोटे तौर पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज कॉर्पोरेट सेक्टर में इशू करती हैं, लाइक मल्टीनेशनल कंपनी, लाइक नेशनल कंपनीज, जब व्हेन दे आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल मनी। और वो प्राइवेट कंपनीज होती हैं और वो इशू करती हैं लोगों को, इन्वेस्टर्स को, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। और उसका मेच्योरिटी पीरियड 5 साल से लेके 30 साल तक का होता है। और कुछ बड़ी कंपनी सर कोका-कोला और डिज्नीलैंड है, इस तरह कंपनी 100 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी इशू करती हैं। और इन्वेस्टर भी या बिजनेस टाइकून भी या बड़े बड़े बिजनेसमैन भी खुशी से इनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदते हैं। क्लियर? ये एक सैंपल है अमेरिका का बॉन्ड सर्टिफिकेट का। 1,000 रुपए का बॉन्ड है, $1,000 का बॉन्ड है। और इस पे अगर आप ऊपर आप पढ़े तो लेफ्ट साइड भी $1,000 लिखा हुआ है, दरमियान में भी लिखा हुआ है। और इसके ऊपर लिखा है स्टेट्स ऑफ मैसाचुसेट्स। ये स्टेट्स ऑफ मैसाचुसेट्स एक अमेरिका की स्टेट है, उसमें 52 स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स हैं अमेरिका में, उसमें से एक स्टेट्स का ये है। और $1,000 बॉन्ड उसमें सर्टिफिकेट जो है वो ये इसकी शक्ल आपको दिखाई जा रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान प्राइज बॉन्ड में कायदा तस्वीर होती है और वो दूसरे तरीके से होते हैं, वो आपने देखे हुए होंगे। प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक कौन से स्टॉक होते हैं? These stocks have hybrid debt and equity but is legally represent an ownership claim and is not debt. ये वो स्टॉक होते हैं जब आपके शेयर होल्डर आपके शेयर खरीद लेते हैं और वो आपकी, याद रखिएगा, रिच इन्वेस्टर होते हैं, आपके अच्छे इन्वेस्टर होते हैं जिनको आप ये बेचते हैं। ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस के शक्ल में लोग खरीदता है, इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे लोग खरीदते हैं। और इनको जब भी डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट में से पोर्शन मिलता है, इनको पहले मिलता है, ठीक है। और इसमें इस प्रेफर्ड स्टॉक खरीदने पे आपकी जो बंदा प्रेफर्ड स्टॉक ले लेता है तो उसकी कंपनी में शेयर्स की ओनरशिप बन जाती है, वो अपनी कंपनी पे ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट दोस्त प्रेफर्ड स्टॉक्स। दूसरा पॉइंट प्रेफर्ड स्टॉक्स में क्या है? दे हैव लोअर क्लेम ऑन एसेट्स देन क्रेडिटर्स बट हायर देन कॉमन स्टॉक होल्डर। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो है वो कॉमन स्टॉक होल्डर से तो ज्यादा क्लेम रखता है, लेकिन
उसका जो है जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, उनसे कम क्लेम होता है। जैसे हम पीछे पीछे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पढ़ रहे थे, उनसे कम क्लेम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होता है, बट दे आर शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस, सो दे हैव ओनरशिप ऑन द बेस ऑफ दोज शेयर। और जब भी डिविडेंड या प्रॉफिट में रिटर्न मिलता है, सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को मिलता है, फिर कॉमन स्टॉक होल्डर को मिलता है। याद रखिए, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर ज्यादातर इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर होते हैं, और कॉमन स्टॉक होल्डर हमारे जैसा आम इन्वेस्टर होता है। Dividends are usually fixed, but failure to pay cannot trigger bankruptcy। ये एक जनरल पॉइंट है कि कंपनी की पॉलिसी होती है डिविडेंड पे करना, अगर कंपनी की पॉलिसी है डिविडेंड पे करना इन केस ऑफ प्रॉफिट, बट मस्ट नहीं है। अगर ना दे तो कंपनी पे कोई लायबिलिटी नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट, बट मोस्ट आर इवेंचुअली कॉल्ड और काउंटेड कॉमन स्टॉक। इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, जिस तरह और बॉन्ड्स में हम पीछे पढ़ा तो था, इसमें मैच्योरिटी डेट नहीं होती, लेकिन इसको आप कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और प्रेफर्ड स्टॉक जनरली कैरीज नो वोटिंग राइट्स। इसके अगेंस्ट आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ के, प्रेफर्ड स्टॉक ओनर बैठ के अपनी वो दे सके, डिसीजन दे सके। वोटिंग राइट्स नहीं होते। और इट इज नॉट, प्रेफर्ड स्टॉक इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइनेंसिंग टूल। और ये फ्रीक्वेंटली फाइनेंसिंग टूल्स की तरफ यूज नहीं किया जाए, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या आपका म्यूनसिपल बॉन्ड या आपके जो लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड थे या आपके जो गवर्नमेंट के और बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं, इस तरीके से ये इशू नहीं की जाती उस तरीके से। ठीक है, जैसे कमर्शियल बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, उस तरह की फंडिंग ये कंपनी के लिए नहीं लाते, तो इसलिए नॉर्मल तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। बट इसको डिविडेंड पे करने से पहले सबसे पहले डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक को दिया जाता है और फिर कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया जाता है। कॉमन स्टॉक होल्डर जैसे पहले भी हमने डिस्कस की स्लाइड में, common stock represent an actual ownership position. The firm and stockholders are residual claim holder. They get paid last in liquidation. कॉमन स्टॉक होल्डर को क्लेम्स जो हैं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के बाद मिलते हैं, लेकिन उनकी ओनरशिप में पोजीशन होती है ऑन द बेस ऑफ देयर शेयर्स, जितने उन्होंने खरीदे होते हैं कंपनी में, और उनके क्लेम भी कंपनी क्यों। एक्चुअली कॉमन स्टॉक होल्डर ज्यादा होते हैं एक कंपनी में। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख कॉमन स्टॉक होल्डर है तो 10,000 प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं, क्योंकि 1 लाख कॉमन स्टॉक होल्डर ज्यादा स्ट्रेंथ में है, तो उनके फिर भी उनकी जो है वोटिंग राइट्स भी उनके पास होते हैं, और उनको क्लेम भी मिलता है, उनको प्रॉफिट से डिविडेंड से पोर्शन मिलता है आफ्टर पेइंग प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर। और उनके और राइट्स भी उनके पास थोड़े से होते हैं, लेकिन ये होते नॉर्मल हैं, बड़े कम क्वांटिटी में। लोगों को क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, जो उनकी पैसों की मद में लोग कम होते हैं कंपेयर टू प्राइवेट स्टॉक होल्डर। Many common stock pay dividends, but they are not required, and payout ratios have diminished greatly in recent years. बहुत से कॉमन स्टॉक होल्डर जो है डिविडेंड पे कर पाते हैं, बट ये मस्ट नहीं है कि उसको रेगुलर डिविडेंड पे दिया जाए कंपनी से, क्योंकि आपको मैंने बताया कॉर्पोरेट पॉलिसी में डिविडेंड पे करना मस्ट नहीं है। अगर देते हैं प्रॉफिट की सूरत में तो अच्छी बात है, पहले प्रेफर स्टॉक होल्डर को दें, फिर कॉमन स्टॉक होल्डर को दें, लेकिन ना दें तो कभी मस्ट नहीं है। लेकिन रिसेंट ईयर में क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनीज की ज़रा खराब रही है, तो वो डिविडेंड पे कर रहे हैं कि आपके पास रेगुलर इन्वेस्टर आते हैं, रेगुलर शेयर होल्डर्स आपके शेयर खरीदते हैं। कॉमन शेयर होल्डर गेट टू वोट ऑन मेजर इशूज ऑफ इम्पोर्टेंस। और कॉमन शेयर होल्डर क्योंकि इनकी 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 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी में अगर 1 लाख कॉमन स्टॉक होल्डर है तो 10,000 प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं। तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के बाद पास उस तरह वोटिंग राइट्स नहीं होते जिस तरह कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास है, क्योंकि उनकी उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो अपनी से रखते हैं, तो डेफिनेटली दे आर कॉल्ड फॉर मीटिंग, और उसमें वो अपनी वोटिंग देते हैं, और उनकी डिसीजन मेकिंग में कंपनी की रोल होता है। क्लियर। एक एक पिक्चर आपको मैं शो करूँ स्क्रीन पे, दैट इज अबाउट द अमेरिका का एक स्टॉक सर्टिफिकेट है, कि अगर आपने स्टॉक सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो उसकी किस तरह की शक्ल होगी। ये देखें, सौ डॉलर के अगेंस्ट ये एक स्टॉक सर्टिफिकेट इशू किया गया किसी बंदे को, और इसमें लिखा गया है कि हम फलानी कंपनी ये $100 का सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं किसी बंदे को जिसके पास ओनरशिप है। इस साइडों पे भी लिखे हुए हैं $100, दरम्यान में भी लिखा है। तो ये एक सैंपल स्टॉक सर्टिफिकेट का है, जिसे हम कहते हैं कि आपकी ओनरशिप का प्रूफ है ये इस कंपनी में। स्टॉक Many foreign stock companies are listed on US Stock Exchange, on Pakistan Stock Exchange, on many other stock exchanges of the world. They are directly listed, or directly listed or not, but many of them are listed and traded. और उनका अमेरिकन डिपॉजिटरशिप पे रोल होता है। दे आर क्रिएटेड बाय यूएस बैंक, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट, न्यूयॉर्क बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो है लार्जेस्ट बैंक है यूएस का, तो उन्होंने इसको क्रिएट किया हुआ है। एंड यूजुअली दे कंटेन मोर देन वन फॉरेन शेयर पर अमेरिकन डिपॉजिटरशिप। उनके शेयर्स होल्डर्स ज़्यादा हैं, लेकिन उनके पूरे उसमें ये फॉरेन स्टॉक का जिक्र है। फॉरेन स्टॉक सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में भी है, लंदन में भी, इंग्लैंड में भी है, जर्मनी में भी फॉरेन स्टॉक्स होल्डर जो हैं इनके शेयर्स ट्रेड करते हैं। उनके शेयर्स की कीमत अक्सर बड़ी बड़ी ग्लोबल ब्रांड्स की, मल्टीनेशनल ब्रांड्स की, इनकी कीमत एक शेयर की
आम लोकल कंपनीज के 100 गुना ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आम लोकल कंपनी का ₹10 का शेयर है, तो फॉरेन स्टॉक कंपनी का शेयर $100 का होगा। उसमें आप देख 100 गुना ज़्यादा उसकी कीमत है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और इस तरह के स्टॉक्स जो दूसरे मुल्कों की फॉरेन कंपनी के स्टॉक्स आपके मुल्क में ट्रेड किया जाए, उसको हम फॉरेन स्टॉक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शुरू में हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। जब हम इन्वेस्टमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, यहाँ थोड़ी उसकी डिटेल में मैंने आपको सुबह कहा भी था कि हम डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ उसकी डिटेल गिवन है। Indirect investment. An indirect investment is a professionally managed portfolio in which investor can buy shares. Investor do not have direct claim on the individual asset in the portfolio, but indirect claim is there. ये वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो आप पोर्टफोलियो की शक्ल में करते हैं और आपके अगेंस्ट आपका फाइनेंस एनालिस्ट, आपका फाइनेंस एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट करता है या इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है। आपका क्लेम डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो आपकी जगह पे, आपकी कंपनी के बिहाफ पे, आपकी इन्वेस्टर के बिहाफ पे ट्रेडिंग कर रहा होता है, ब्रोकर ट्रेडिंग कर रहा होता है, वो क्लेम इस खास स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में रखता है जो आपको दिलवा सकते हैं। अगर इन केस ऑफ नीड ऑफ मनी आप पोर्टफोलियो को सेल करते हैं, तो वो आपको पैसे वहां से दिलवा सकते हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये स्टॉक्स में नहीं होती, लेकिन और चीजों में होती है। जहाँ जहाँ होती है वहां नीचे देखते हैं किन तरह के जरिए इन्वेस्टमेंट होती है। एग्जाम्पल इंक्लूड म्यूचुअल फंड्स विच आर ओपन एंड closed-end funds, exchange rate funds, hedge funds, real estate investment trust, etc. ये 5 चीजें यहाँ गिवन हैं जिसमें इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। म्यूचुअल फंड्स में, क्लोज एंड फंड्स में, एक्सचेंज रेट फंड्स में, हेज फंड्स में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड आर प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड मैनेज बाय अ फंड मैनेजमेंट फर्म। ये प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज की सिक्योरिटीज के, मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स के, और ये ओन किए जाते हैं शेयर होल्डर पे, लेकिन मैनेज किए जाते हैं फंड मैनेजर पे, जो एक बैंक के बिहाफ पे, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी के बिहाफ पे, ब्रोकर कंपनी के बिहाफ पे, इन्वेस्टमेंट फर्म के बिहाफ पे आपके शेयर्स बाय सेल करता है। ये आप ब्रोकर या आपका ब्रोकर, आपका एजेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी, आपका फंड मैनेजर, आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर, आपके लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर, वो आपके लिए ये फंड मैनेज करता है और बाइंग सेलिंग करता है। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, फिडेलिटी ब्रांड। Fidelity brand mutual funds are managed by Fidelity Management and Research, but the portfolios are owned by shareholder. अब Fidelity brand एक फॉरेन की यूएस कंपनी है जिसके म्यूचुअल फंड्स मैनेज मैनेज किए जाते हैं उसके मैनेजमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट से, लेकिन पोर्टफोलियो आम बंदे के हैं। आपके जैसे, मेरे जैसे या आम यूएस के पब्लिक, जनरल पब्लिक लोग होते हैं जिन्होंने फिडेलिटी ब्रांड को पैसे दिए होते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, और वो उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई होती है मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज में। और अब उनका क्लेम फिडेलिटी मैनेजमेंट पे बनता है, फिडेलिटी ब्रांड मैनेजमेंट पे बनता है, लेकिन उन फिडेलिटी ब्रांड मैनेजमेंट क्लेम आगे उनको दिलवा सकती है जिस इन्वेस्टमेंट कंपनीज के शेयर्स इन्होंने खरीद के दिए हुए हैं, जिस शेयर स्टॉक्स में सिक्योरिटीज जो उनको खरीद के दी गई हैं, उन सब पे ऑन द बेस ऑफ दैट शेयर होल्डर बेसिस फिडेलिटी ब्रांड दिलवा से। लेकिन यहाँ आप देखिए 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। एक हम जैसे इन्वेस्टर, शेयर होल्डर जो फिडेलिटी ब्रांड के शेयर खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और फिडेलिटी ब्रांड वाले उसकी इन्वेस्टमेंट आगे मुख्तलिफ पोर्टफोलियो में कर चुके हैं जो मुख्तलिफ सिक्योरिटीज से मिली हुई है, मुख्तलिफ स्टॉक्स के शेयर से कंसिस्ट करती है, बनी हुई है। तो ये इस तरह के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कि जब आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, थर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, थर्ड ब्रोकर के थ्रू, थर्ड एजेंट के थ्रू, थर्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, और वो आपको वहां से प्रॉफिट दिलवाएं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिलवाएं, वहां से शेयर्स पे भी रिटर्न दिलवाएं, और आप जब आपने सेल करना तो आपको सेल भी करके दिखाएं। ठीक है, क्लियर, सिंपल थिंग्स है। क्लोज एंड फंड्स। Closed end funds are like mutual funds except they have a fixed number of shares and are traded on stock exchange. ये म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इस पे फिक्स नंबर ऑफ शेयर सेल किए जाते हैं और ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज। म्यूचुअल फंड्स में आप कोई लिमिट नहीं है, आप फॉर एग्जांपल 50,000 से लेके 50 करोड़ तक के शेयर्स खरीद सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर के बिहाफ पे, अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पे, अपने ब्रोकर के बिहाफ पे, और वो आपको स्टॉक्स में दिलवा खरीद के दिलवा सकते हैं पोर्टफोलियो उस तरह के। लेकिन क्लोज एंड फंड्स में ऐसा नहीं है, वो एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स खरीदवा दे सकते हैं और वो अपने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को क्लोज एंड फंड्स कहते हैं।
They are traded all day during regular market hours and the price changes continuously throughout the trading session. ये पूरा दिन 9 बजे से 5 बजे तक जो ट्रेडिंग आवर्स हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड किए जाते हैं, लेकिन इसकी प्राइस कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है. Closed-end funds may trade a premium or discount to net asset value of underlying portfolio. There are likely there are likely many reasons for this, but there is currently no complete explanation for phenomena. अच्छा, क्लोज एंड फंड जो हैं ये डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं नेट एसेट वैल्यू पे अंडरलाइंग पोर्टफोलियो. जो पोर्टफोलियो आपका है उसकी जो मार्केट वर्थ है उससे कम रेट पे, उससे डिस्काउंट रेट पे, उससे कम रेट पे भी ये ट्रेड किए जाते हैं. ये आपका ब्रोकर, आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर, आपका फंड मैनेजर कम रेट पे भी इसको ट्रेड कर देता है. ठीक है. और वो क्यों कर दे सकता है? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ लिमिट फिक्स है, फिक्स नंबर ऑफ शेयर है, ज्यादा लिमिट नहीं है, तो वो आप उसको निगोशिएट करके कम कीमत पे भी सेल आउट कर सकते हैं, जो चाम एक आम शेयर होल्डर को मिलता है जो आपके क्लोज एंड फंड में इन्वेस्टमेंट करता है. फंड्स दैट कंटिन्यूस टू ट्रेड एट डिस्काउंट टू एनएवी आर ओकेजनली liquidated and money returned to shareholder. This gives shareholder an immediate gain equal to amount of discount. और ये ज्यादातर उस केस में होता है जब शेयर होल्डर को जल्दी से पैसे चाहिए होता है, वो कैश करना चाहे अपने पैसे, तो क्लोज एंड फंड्स में वो क्लोज एंड फंड्स को सेल आउट कर लेता है. ये जल्दी सेल आउट होते हैं क्योंकि मार्केट से इसकी प्राइस कम होती है. जैसे म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी प्राइस ज्यादा है, वो मार्केट रेट पे ट्रेड होता है, और सर के आपकी ओपन शेयर सिक्योरिटी में मार्केट उस पर ट्रेड होती है, लेकिन क्लोज एंड फंड थोड़ी सी उस पर अप डाउन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, क्लियर. आगे हम चलते हैं एक्सचेंज. अच्छा, अब हम स्विच करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं? दे आर वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, स्पेशली अ क्लोज एंडेड फंड, एक्सेप्ट फॉर सिविल इंपॉर्टेंट फीचर. ये क्लोज एंड फंड की तरह होते हैं. जैसे क्लोज एंड फंड में हम पढ़ा कि ये म्यूचुअल फंड की तरह है, लेकिन इसमें फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते. जबकि म्यूचुअल फंड्स में कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की भी और मैक्सिमम की भी. और क्लोज एंड फंड में एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स की लिमिट है जो आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पे आपका फंड मैनेजर कर सकते हैं. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं ये आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर ये भी इसको ट्रेड करता है, लेकिन ये क्लोज एंडेड फंड की तरह मैच करते हैं. कुछ पॉइंट सिर्फ डिफरेंट हैं उनसे. इसका मतलब है ये भी फिक्स की तरह फिक्स नंबर ऑफ शेयर उसमें ट्रेड होती होगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस मौजूद है. क्या पॉइंट्स हैं वो? नंबर वन, दे आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड मे बी बॉट, सोल्ड and sold short at any time. Mutual funds can only be bought or sold at the end of the day. एक्सचेंज ट्रेड फंड का ये कमाल होता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड किए जाते हैं और ये भी बॉट एंड सोल्ड किए जाते हैं, लेकिन ये बॉट एंड सोल्ड किए पूरा दिन किसी भी टाइम बॉट एंड सोल्ड किए जा सकते हैं. जबकि म्यूचुअल फंड जो है वो आपने सिर्फ डे एंड पे शाम 5 बजे सेल करने हैं, उससे पहले आप सेल नहीं कर सकते. ठीक है, नंबर वन डिफरेंस. नंबर टू, दे मे बी ट्रेड एट स्लाइट प्रीमियम और डिस्काउंट टू दी नेट एसेट वैल्यू. एनएवी नेट एसेट वैल्यू है. ये ट्रेड किए जाते हैं थोड़े से डिस्काउंट कीमत पे अपने नेट एसेट वैल्यू पे. और ये प्रीमियम और डिस्काउंट जो आप ऑफर कर रहे हैं केप्ट स्मॉल बाय आर्बिट्राज मैकेनिज्म बिल्ट इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अनलाइक क्लोज एंडेड फंड. और ये अपने नेट एसेट वैल्यू से कम पे ट्रेड किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं डिस्काउंट पे. लेकिन इसमें क्लोज एंड फंड्स की तरह नहीं है कि आपका जो है क्लोज एंड फंड नहीं है जिसमें आपकी मिडल मैन जो है जो सेल आउट कर रहा है उसकी कमीशन ना हो, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, आपका फंड मैनेजर होता है, आपका फाइनेंस एक्सपर्ट होता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है. यहाँ क्योंकि फाइनेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आर्बिट्राज हो जाए, तो थर्ड पार्टी मैकेनिज्म है जो मार्केट रेट डिटरमिन करता है. आपने 5 लाख पे शेयर खरीदे, आपके शेयर कि मार्केट में वर्थ 5,50,000 है, लेकिन आपको आर्बिट्राज 5,000 रुपये कमीशन रख के 5,40,000 रुपये, 5,45,000 रुपये सेल कर रहा है. अब वहाँ मार्केट में 5,50 पे 5,000 मार्केट पे कम कर रहा है और 5,000 आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है. तो आपकी चीज आपको प्रॉफिट दिलवा रहा है, लेकिन उसमें अपना शेयर भी रख रहा है और मार्केट से भी कम पे सेल कर रहा है ताकि आपके शेयर बिक सके. क्लोज एंड फंड इस तरह जल्दी इमीडिएट लोग कर लेते हैं बेच कर जब उनको पैसे जरूरत होती है. इस तरह ये एक्सचेंज ट्रेड फंड भी. Hedge funds. Hedge funds are limited partnership that use strategies that most mutual funds are not allowed to use. For example, many hedge funds short sell securities or have heavy exposure to derivative. Hedge funds क्या होते हैं? Hedge funds वो फंड होते हैं कि इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप होती है और ये म्यूचुअल फंड्स की तरह आप सेल आउट नहीं कर सकते, ना यूज कर सकते हैं. और इसमें डेरिवेटिव सिक्योरिटीज को पढ़ते हैं आगे. Debt securities drive the value from other securities, convertible bonds, unconvertible preferred stocks, warrants, stock options in future. अब convertible securities क्या होती हैं? Convertible bonds and preferred stocks are similar to regular bonds and preferred, but they are also
have an embedded call option on the company common stock. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और एंड प्रेफर्ड स्टॉक जो होते हैं ये एक मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन ये रेगुलर बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक थोड़ा सा डिफरेंट ये करते हैं कि ये कॉल ऑप्शन पे एग्जिस्ट करते हैं। कॉल ऑप्शन याद रखिएगा, कॉल का मतलब है व्हेन यू कॉल समवन टू बाय समथिंग फ्रॉम इट। आप दूसरे से कुछ खरीदना चाहें, आप जब किसी और को कुछ खरीदना चाहें तो आप कॉल ऑप्शन करेंगे, और जब आप खुद कुछ बेचना चाहें तो आप पुट ऑप्शन करेंगे। ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो warrants, they are very similar to call options और put they ये warrants जो होते हैं ये call options की तरह होते हैं। They are issued by the company as a sweetener to entice investor to purchase a bond or preferred stock issue। वारंट जो होते हैं ये आपके प्रेफर्ड स्टॉक के अगेंस्ट या आपके बॉन्ड्स के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। वारंट सर्टिफिकेट हम कहते हैं, कंपनी इशू करते हैं अपने उस इन्वेस्टर्स को कि वो उनसे अट्रैक्ट रहें, उनसे अटैच रहें और अपने इन्वेस्टमेंट्स उनके साथ फिक्स रखें। जब आपका इन्वेस्टर, आपका अच्छा इन्वेस्टर, आपका हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर प्रेफर स्टॉक ले लेगा या आपका बॉन्ड खरीद लेगा तो वो आपसे अटैच हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। वारंट्स गिव द ओनर द राइट बट नॉट द एब्लिगेशन। ये भी ओनर को राइट दे देता है अपने शेयर्स के अगेंस्ट, अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, बट लीगल एब्लिगेशन उसके पास नहीं होती। और लीगल एब्लिगेशन में ये नहीं होती, साथ ही है इट टू परचेज सर्टेन ओन नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स एट स्पेसिफाइड प्राइस। और ये ओनरशिप को राइट तो मिल जाते हैं लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, और ये सेट नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स खरीदते हैं एक स्पेसिफाइड कीमत पे, स्पेसिफाइड प्राइस पे ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं प्रेफर स्टॉक की शक्ल में। दे यूजुअली हैव अ लाइफ मेजर्ड इन ईयर्स। इनकी लाइफ बहुत से सालों होती है, इनकी लाइफ शॉर्ट नहीं होती, लॉन्ग होती है। वारंट्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सेपरेटली फ्रॉम द बॉन्ड और प्रेफर्ड इशू। और ये फ्रीक्वेंटली ट्रेड किए जाते हैं अलग से बॉन्ड्स में या प्रेफर्ड इशू में, एंड दे वर इशूड विद। और ये बॉन्ड्स की शक्ल में या प्रेफर्ड स्टॉक की शक्ल में इशू ट्रेड किए जाते हैं जिसमें इशू किया जाए। और ये बड़े सिमिलर हैं कॉल ऑप्शंस की तरह, दे इशू बाय कंपनी जब उनको कंपनी की नीड होती है फाइनेंशियली। सिंपल समझे, वारंट्स वो वारंट सर्टिफिकेट होते हैं जो प्रेफर्ड स्टॉक की शक्ल में या बॉन्ड की शक्ल में इन्वेस्टर को कंपनी ऑफर करती है एज अ स्वीटनर, एज अ एक मीठा, एक टैबलेट की तरह, मीठी गोली की तरह कि आके इन्वेस्टमेंट के साथ अटैच रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसकी लाइफ लॉन्ग होती है। ये एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर के अगेंस्ट दिए जाते हैं, इसमें आपकी ओनरशिप होती है लेकिन लीगल राइट नहीं होता। और अब बहुत से कॉमन शेयर्स अगर आपने खरीदी हुई कंपनी की तो स्पेसिफाइड प्राइस तो वो मिल के वो खरीदे हुए हैं या बोर्ड से प्राप्त शेयर खरीदे तो उन दोनों के अगेंस्ट वारंट इशू की जाती है और उसकी लाइफ लंबी होती है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं, बाइंग सेलिंग इसकी ईजी है, हो जाती है। ठीक है, और तो वो लाइफ लॉन्ग है लेकिन इसको लोग लेता है कम कीमत पे और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करता है। तो दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज वारंट्स। और इसको फिर भी यहाँ मैं कहूँगा कॉल ऑप्शन बेस है। कॉल ऑप्शन आगे हम पढ़े हैं। कॉल ऑप्शन वो होती है जब आप दूसरों से कुछ खरीदते हैं, दूसरों को कुछ ऑफर करते हैं, दूसरों से कुछ दूसरों के ऑफर पे जाके खरीदते हैं कुछ ऑप्शन। ऑप्शन आर कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द एब्लिगेशन। ऑप्शंस क्या है, बायर्स को राइट मिल जाता है खरीदने का लेकिन लीगल एब्लिगेशन नहीं होती। टू बाय कॉल ऑप्शन, टू सेल पुट ऑप्शन। मैंने आपको बताया ऑप्शन में दो किस्म है, एक कॉल ऑप्शन है जो पीछे भी हम स्लाइड में पढ़ते हैं और एक पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन क्या होती है, जब आप कॉल करते हैं दूसरों को और दूसरी चीज खरीदते हैं। पुट ऑप्शन क्या होती है, जब आप कोई चीज पुट करते हैं सेलिंग के लिए। जब आप कुछ चीज पुट करते हैं सेलिंग के लिए, सेल के लिए, उसको हम पुट ऑप्शन करते हैं ऑप्शंस में। और जब आप कॉल करते हैं दूसरों को तो आप दूसरों से कुछ खरीदना चाहते हैं। underlying security at specified price on before expiry date can be to 9 months in future। ऑप्शंस की जो मेच्योरिटी है, ऑप्शन की जो मेच्योरिटी futures, a future contract unlike an options carries with it the obligation to buy for a long position or sell for a short position the underlying commodity at expiration of contract। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप कोई ऑप्शंस की तरह नहीं है बल्कि ये एक ऐसे ऑब्लिगेशन की होती है खरीदने की, जब आप लॉन्ग टाइम के लिए खरीदना चाहें या बेचना चाहें शॉर्ट टाइम के लिए तो अंडरलाइन कमोडिटी के एक्सपायरेशन पे ये काम आप करेंगे। इसकी एक खास कॉन्ट्रैक्ट डेट है। आप कोई एसेट आज खरीद रहे हैं लेकिन अगर आप इसको बेचेंगे किसी खास फ्यूचर की डेट पे, किसी खास फ्यूचर के प्राइस पे, इसको हम फ्यूचर्स कहते हैं। If you have not sold a long position or covered a short by expiration, you must take or make delivery of commodity at specified price। अगर आपने कुछ चीज़ बेची नहीं है लॉन्ग पोजीशन पे या कुछ चीज़ कवर्ड नहीं की शॉर्ट पोजीशन पे और एक्सपायरेशन उसकी हो जाती है और आपको डिलीवरी कम्युनिटी स्पेसिफाइड प्राइस पे नहीं हुई तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट।
अब हम आगे चलते हैं एसेट्स पे। रियल एसेट्स कौन कौन से होते हैं? रियल एस्टेट है, गोल्ड प्लेटिनम है, प्रॉपर्टी है, प्रीशियस मेटल्स हैं, जेम्स, कलेक्टेबल कॉइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो कुछ आपके एसेट्स में जो फिजिकली आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो सारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, सारे एसेट्स कहलाते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। Thank you very much. Read the slides carefully, listen the slides carefully. If you have any question, you can ask at Google Classroom. आपका लेक्चर Google Classroom में भी अवेलेबल होगा और आपके लेक्चर फार्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी अवेलेबल होगा। जो भी क्वेश्चन आप Google Classroom पूछ सकते हैं। टेक केयर।